बाद पहला दौरा उन्होंने भारत में किया और जो उत्साह दिखाया भारत के साथ व्यापार बढ़ाने का, भारत के साथ जिस प्रकार से वो संबंध बढ़ाना चाहते हैं, वो दर्शाता है भारत की उभरती हुई शक्ति और हमारे युवा युवतियों की काबिलियत, जो पूरा विश्व आज पहचान रहा है, देख रहा है। मैं समझता हूँ ये बजट देश के युवा युवती, देश की महिलाएं, देश के गरीब किसान, मध्यम वर्ग, देश के कामगार जिन्होंने इस देश को गति दी है, देश की अर्थव्यवस्थाओं को गति दी है, देश के वंचित पीड़ित परिवार जिन्होंने कई वर्षों तक प्रगति की लाभ देखा नहीं था, लेकिन गत 6 वर्षों में जिनके घरों में बिना भेदभाव बिजली पहुंची, कुकिंग गैस पहुंची, शौचालय पहुंचे, अब जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक साफ पानी पहुंचेगा, पेयजल पहुंचेगा, हर एक कार्यक्रम बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है देश को आत्मनिर्भर बनाने का, इसको हम इस आत्मविश्वास बनाने वाले बजट के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसमें आप सबका भी आशीर्वाद, आप सबका भी लगातार सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। सो वेलकम टू द दिल्ली बीजेपी ऑफिस। सो जो आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत, तो मेरे को 2 सवाल आ रहे हैं सर। एक तो सोलर के बारे में और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में, और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज has jumped from 25,000 to 50,000. So if you can comment on that, sir. It's easier to comment on electricity, solar, and electric. Yeah. That's just a side, sir. To comment on the stock exchange, I have to learn astrology or start looking at the economic fundamentals on which the stock exchange has given such a big thumbs up. But I'll tell one more. Solar is a mission that is very dear to Prime Minister Modi. He started this mission when he was in Gujarat. And I still remember I was the Minister for Power and Renewable Energy in 2014. In my very first meeting, the Honorable Prime Minister told me that the then mission, which Manmohan Singh ji had announced, the National Solar Mission, was to have 20,000 megawatt of solar energy in India by 2022. Prime Minister said that doesn't satisfy him at all. The people of India want clean energy. They want a clean environment. And you'll be happy to know he increased it straight 5-fold to 1 lakh megawatt. And the overall renewable energy target was set at 1,75,000 megawatt by 2022, and we are well on way to achieve that by the time we achieve the 75 years of independent India. But this Prime Minister never rests. तो बोलते हैं ना कि ना मैं रुकूंगा ना मैं थकूंगा, वो भी नहीं आराम करते हैं और किसी को आराम नहीं करने देते हैं, चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो। अब जब उन्हें दिखा कि 175 तो हो ही रहा है और तेज गति से हो रहा है, तो उन्होंने ऑलरेडी हमारा नया टारगेट सेट कर दिया है। 4.5 लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से, रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक बनाने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, और रेलवे भी उसमें एक छोटी आहुति देने के लिए संकल्पित है। रेलवे ने तय किया है कि 2030 तक हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी रेल व्यवस्थाएं चलाएंगे। 23 दिसंबर तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा और 2030 तक विश्व की पहली रेलवे बनेगी जो नेट जीरो रेलवे होगी, शून्य प्रदूषण भारतीय रेल कंट्रीब्यूट करेगी विश्व। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, एक बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग उनकी विजन रहती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे वो बहुत बल दे रहे हैं, टैक्सेस पे बहुत कम रखे गए हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की स्कीम
अब फाइनलाइज हो रही है, जिससे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पुर्जे बने। फेम 2 को हमने मंजूरी दी है, जिससे जो भी बिजली से चलने वाली गाड़ी या स्कूटर, 2 व्हीलर खरीदते हैं उनको इंसेंटिव मिले। और राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सब मिलके अगर गति दे इस प्रोजेक्ट को, तो मैं समझता हूँ 2030 तक नई गाड़ियां जो बिकेंगी, पुरानी तो चलेंगी, वो तो चलेंगी, पर जो नई गाड़ियां बिकेंगी वो लगभग पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में जाएंगी, बैटरीज के खर्चा कम होने से। और बिजली पे हमारे 6 साल के कार्यकाल में खर्चे को बहुत नियंत्रित रखा गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के दाम भी ईमानदार, पारदर्शी ऑक्शन से हमने बहुत कम किए। इन सब के कारणों से मुझे लगता है कि उज्जवल भविष्य है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। जहां तक स्टॉक एक्सचेंज की सवाल है, स्टॉक एक्सचेंज भविष्य देखते हैं, पास्ट और इतिहास में नहीं रहते। और मैं समझता हूँ शायद स्टॉक एक्सचेंज ने पहचान लिया है इस सरकार की मंशा भारत की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने की है। भारत ने आगे जो रास्ता नापा है, जो तय किया है, जो इस बजट में पूरी तरीके से एक प्रकार से देश के समक्ष रखा गया। अलग अलग समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत 9-10 महीनों में देश को जो दिशा दिखाई है, उसको देख के स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी लोगों को उत्साह बढ़ा है। शायद उस कारण से भी स्टॉक एक्सचेंज में गति आई है, लेकिन हमने स्टॉक एक्सचेंज को ही एक मापदंड नहीं बनाना चाहिए। मैं समझता हूं कि निवेशकों ने सूझबूझ से और सोचे समझे तरीके से अपने निवेश करना चाहिए। खासतौर पे छोटे निवेशकों को बहुत ज्यादा बिना पढ़े लिखे, बिना गहराई में जाए लालच कभी नहीं करना चाहिए और संतुलित तरीके से अपना निवेश करना चाहिए। मंत्री, लास्ट कोरोना काल में देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई, कई मजदूर वापस चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। तो सरकार ने अगले वित्त वर्ष तक कितनी नौकरियों की व्यवस्था की है, जो आपने इतने अच्छे अपने वो गिनाए? अलग-अलग जो एक मिनट मंत्री जी, आपने 2019 के चुनाव से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि हम रेलवे में 2 लाख नौकरियां देंगे। उसकी स्थिति क्या है सर आज? पहली बात तो हर एक जो कार्यक्रम इस बजट में अनाउंस किया गया, चाहे वो इथेनॉल प्रोड्यूस करना, चाहे वो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आज साधारणतः 5.5-6 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा। अब आप हम यहाँ जितने लोग, अगर कोई अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो सही मायने में समझते हैं कि 30-35% तो सीधा लोगों को काम मिलता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई प्रोजेक्ट में निवेश होता है, जो खर्चा होता है उसमें 30-35% लोगों की जेब में जाता है। तो जब 6 लाख करोड़ का सिर्फ सरकारी निवेश है या इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी निजी क्षेत्र जो करेगा वो तो अलग है। जब 6 लाख करोड़ का निवेश होगा तो साधारणतः कोई भी अर्थव्यवस्था समझने वाला व्यक्ति बताएगा 2 लाख करोड़ सीधा लोगों की जेब में जाए।